हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रीनिवास और स्वागत करता हूं आप सबको मेरे चैनल आसान एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स पे कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। पिछले वीडियो में हम देखे थे ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, जैसे कि हम पूरे डिटेल में हार्ट के बारे में पढ़े थे। हार्ट में कैसे ब्लड पंपिंग होता है और कैसे डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी को वो ट्रैवल करके जाता है। ठीक, तो आज हम देखने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में बेसिकली देखा जाए तो दो तरह की ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो सकता है, जैसे कि एक होता है डिफ्यूजन और एक होता है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। देखिए, जैसे कि पानी क्या करता है, जैसे कि पानी क्या होता है, एक हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ क्या होता है, फ्लो होके चला जाता है। ठीक उसी तरह क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन को ट्रैवल करना होता है डिफ्यूजन। सपोज ये एक बाउल में क्या है, ज़्यादा पानी है और दूसरे बाउल में क्या है, कम पानी है। तो पानी के मात्रा जहाँ पे ज़्यादा है वो वहाँ से क्या करेगा, नीचे में जहाँ पे पानी कम था वहाँ तक क्या करेगा, वो ट्रांसपोर्ट करके आएगा। तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। लेकिन याद रखना, डिफ्यूजन में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक, डिफ्यूजन में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। और अगर वो सेम प्रोसेस हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन अगर वाटर फ्लो होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। सो यहाँ पे एक डिफाइन कर सकते हैं डिफ्यूजन को। तो डिफ्यूजन इज ए प्रोसेस और ए फेनोमेनन इन व्हिच द ट्रैवलिंग ऑफ gaseous substances from higher concentration to lower concentration takes place is known as diffusion. Clear? The process in which water from higher concentration flows to lower concentration is known as what? Osmosis. अगर वहां पे वाटर फ्लो होगा तो ऑस्मोसिस होगा और गैसेस अगर फ्लो होंगे तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस कहलाएगा। समझ में आ गया आप सबको। तो देखिए, प्लांट और अगर एनिमल, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स को कंपेयर करें तो ह्यूमन बींग्स में क्या है, ज़्यादातर बहुत ही कुछ पार्ट्स होगा जहाँ पे हमारे डेड सेल्स मौजूद हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि डेड सेल्स कहाँ कहाँ पाया जाता है हमारे ह्यूमन बींग्स में, बताइए कमेंट में। तो प्लांट में क्या होता है, प्लांट में बहुत सारे पार्ट्स क्या होते हैं, डेड सेल्स होता है। इसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए होता है वो उतना स्ट्रांग, उतना कंपैरेटिवली ह्यूमन बींग के साथ वो उतना स्ट्रांग नहीं चाहिए होता है। कहाँ पे, प्लांट्स में। ठीक है, तो इसलिए क्या हो सकता है, डिफ्यूजन। जैसे कि अगर छोटे छोटे पेड़ होंगे तो क्या होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस के साथ ही क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो सकता है। जैसे कि रूट में क्या होता है, रूट में वाटर पाया जाता है, बहुत सारे मिनरल्स हो गया, जैसे कि आयंस वगैरह हो गया, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और बाकी सारे मिनरल्स वहाँ से वो प्लांट्स ले सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। लेकिन अगर वो प्लांट बहुत बड़ा हो गया, जैसे कि यूकालिप्टस हो गया, बहुत ही बड़ा प्लांट होता है, बहुत ही लंबा होता है, तो इतना नीचे से इतना ऊपर जाना पॉसिबल तो होगा नहीं, क्योंकि वो जो डिफ्यूजन होगा वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, बहुत ही माइन्यूट सा प्रोसेस होता है जो कि कुछ हद तक काम कर सकता है। लेकिन ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए वो शायद वो सफिशिएंट नहीं होगा। वो प्रोसेस जितने देर के अंदर प्लांट को वो वाटर मिनरल चाहिए होंगे उतने देर में वो नहीं कर सकता डिफ्यूजन। तो वहाँ पे और एक प्रोसेस काम आएगा जिसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, आप सबको मैंने पढ़ा है पिछले क्लास में कि ट्रांसपीरेशन ऐसे होता है कि जो एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, एरियल पार्ट मतलब शूट, जैसे कि रूट और शूट दो पार्ट होते हैं प्लांट में। तो रूट क्या होता है, जमीन के नीचे होता है तो उसे रूट्स कहते हैं, और जो जमीन के ऊपर जो कि एयर के कांटेक्ट में आता है उसे हम एरियल पार्ट कहते हैं। तो एरियल पार्ट में क्या होगा, प्लांट के जो एरियल पार्ट होते हैं, एरियल पार्ट में होता है क्या है, जैसे कि क्या होगा, इवापोरेट होके जाएगा। स्टोमाटा आप लोग पढ़े हुए, स्टोमाटा जैसे ओपन होगा तो वहां से क्या होगा, अगर वाटर कंटेंट ज़्यादा हो गया प्लांट में तो वो क्या करेगा, स्टोमाटा अपना ओपन कर देगा, जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ, लिप्स में। तो लिप्स में जो स्टोमाटा प्रेजेंट होता है वो क्या होगा, ओपन अप हो जाएगा, और जितना भी जो एक्सेस वाटर कंटेंट होगा प्लांट में वो सब क्या होगा, इवापोरेट करके बाहर चला जाएगा। तब क्या होगा, मैंने बोला था कि कॉन्सेंट्रेशन हायर टू लोअर फ्लो होता है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन नीचे हो गया और जहाँ पे इवापोरेट होकर चला गया वहाँ पे क्या हो गया, वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। इसलिए वो क्या करेगा, एक प्रेशर पुल करेगा, एक पुल प्रेशर होगा जहाँ पे वो क्या करेगा, खींचने की कोशिश करेगा ऊपर। ठीक है, वो पानी को नीचे से ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो ये जो प्रोसेस होता है
एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट से जो इवापोरेशन होकर जो वाटर लीक जो चला जाएगा एटमॉस्फेयर में, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। तो चलिए देखते हैं क्या होता है यहाँ पे ट्रांसपिरेशन क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। समझ में आ गया? ये होता है ट्रांसपिरेशन का डेफिनेशन। सो नेक्स्ट क्या पढ़े? ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू डिजॉल्व in it from roots to the leaves. It also helps in the temperature regulation. देखिए जैसे कि वो ट्रांसपिरेशन होगा, इवापोरेट होके चला जाएगा, वेपोराइज होके चला जाएगा, तो क्या होगा? उसके साथ ही साथ क्या होगा? हीट भी तो चला जाएगा ना। तो वो क्या करता है? बैलेंस बनाए रखता है। प्लांट का जो टेम्परेचर भी जो होता है वो टेम्परेचर रेगुलेशन में मदद करता है। कौन? ट्रांसपिरेशन। ठीक। उसके बाद The effect of a root pressure in the transport of water is more important at night. During the day when the stomata are open, the transpiration will pull back. ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन क्या करता है? जो दिन में होता है, दिन में क्या होगा? स्टोमाटा ओपन रहेगा क्योंकि गैसेस एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस करेगा वो दिन में। क्योंकि उसे सनलाइट मिलता है। तो दिन में क्या होगा? जो स्टोमाटा है वो ज़्यादातर ओपन होता रहेगा, इसलिए क्या होगा? ट्रांसपिरेशन जो होगा वो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और दिन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है ट्रांसपिरेशन। लेकिन रात में क्या होगा? रात में उतना एफिशिएंटली स्टोमाटा ओपन नहीं होगा क्योंकि वहाँ रात को क्या होगा? उसे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे सनलाइट एब्सेंस है। ठीक। तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे ज़्यादातर डिपेंडेंसी कहाँ रहना पड़ेगा? डिफ्यूजन के ऊपर रहना पड़ेगा। ठीक है, जिसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अगर वाटर मूवमेंट होता है तो उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। समझ में आ गया? तो बेसिकली प्लांट में क्या होता है? ये डिजाइन्ड एक सिस्टम होता है जो कि वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट करेगा, और दूसरा एक सिस्टम होता है जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, जो कि आप डिटेल में पढ़ चुके हैं क्लास 9th में। ठीक। तो क्या होता है वो सिस्टम? एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। तो जाइलम का काम क्या होता है? वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना थ्रू आउट द पार्ट ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। समझ में आ गया? तो वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होता है? जाइलम, और फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता है फ्लोएम। क्लियर? समझ में आ गया? तो जाइलम में क्या होता है? बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ट्रैकिड्स और वेसल्स। ठीक। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ट्रैकिड्स और वेसल्स, तो 4 पार्ट्स होते हैं। सिमिलरली फ्लोएम में क्या होता है? सीव ट्यूब होता है, कंपानियन सेल होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है और फ्लोएम फाइबर होता है। तो वहां पे भी 4 और यहां पे भी 4। ठीक। और एक दूसरा 5th पार्ट भी है जो कि आप डिटेल में क्या हुआ 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अभी हम देखेंगे जाइलम में होता क्या है। जाइलम में ये होता है कि जो ट्रैकिड और वेसल होते हैं ये क्या करेंगे? जैसे कि जो नीचे जो होता है, जो रूट के क्या होता है, रूट में तो हम जो पानी लेंगे कहाँ से मिलेगा? वो रूट से लेंगे। जो प्लांट जो लेगा पानी कहाँ से लेगा? रूट से लेगा। पानी के साथ ही वो और भी कुछ ले सकता है, जैसे कि मिनरल्स हो गया, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस आयंस जैसे वगैरह सब हो गया। तो प्लांट क्या करता है? आयंस को खींचता है। प्लांट में जो रूट्स होता है वो आयंस को खींचता है। तो आयंस खींचने के कारण क्या हो गया? आयन का जो कंटेंट था वो रूट में थोड़ा आ गया, तो इसलिए जो नीचे में वाटर होता है, जो हमारे सॉइल में जो वाटर होगा वो क्या करेगा? ऑब्जर्व होना शुरू हो जाएगा प्लांट रूट में, ताकि वो बैलेंस कर सके आयन को। सो वाटर क्या करेगा? रूट के अंदर आ जाएगा। ठीक। उसके बाद क्या होगा? डिफ्यूजन स्टार्ट होगा। धीरे धीरे करते करते डिफ्यूजन के साथ ही वो क्या करेगा? धीरे धीरे ऊपर ऊपर आते जाएगा। क्या? वाटर। तो ये जो प्रोसेस होगा उसके बाद जाइलम, ट्रैकिड और जो वेसल होते हैं वो क्या करना शुरू कर देंगे? वो मिनरल्स और जो वाटर कंटेंट है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट को ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे होता है वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट प्लांट में। अभी देखेंगे हम कि फूड मटेरियल कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में। देखिए फूड मटेरियल कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, यहां पे देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल्स प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन एंड इट ऑकर्स इन द पार्ट्स ऑफ द फॉस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम। ठीक। तो ट्रांसलोकेशन क्या है? जो कि सॉल्युबल प्रोडक्ट्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस के बाद जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए, जैसे कि हमने बहुत ही पहले पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस से क्या प्रोड्यूस होगा? फूड प्रोड्यूस होगा, जो कि हम एनर्जी के फॉर्म में रखते हैं। प्लांट में कैसे रहेगा? स्टार्च के फॉर्म में रहेगा। एनिमल में कैसे रहेगा? ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहेगा। ठीक। तो स्टार्च इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट और ग्लाइकोजन इन एनिमल। ठीक। तो जो स्टार्च रहेगा वो जो फूड पार्टिकल हो गया, जो कि एनर्जी फॉर्म में रहेगा, तो वो क्या होगा? वो जो ट्रांसलोकेशन होगा। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है?
एक पार्ट ऑफ द प्लांट से दूसरे पार्ट को जाना, क्या, फूड मटेरियल जो कि सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल फूड मटेरियल, द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल फूड मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो जो ट्रांसलोकेशन होगा वो कहाँ कैसे होगा, बिकॉज ऑफ द फ्लोएम, फ्लोएम के जरिए से वो ट्रांसलोकेशन होगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बिसाइड्स द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स एमिनो एसिड एंड अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, सॉल्युबल फूड तो ट्रांसपोर्ट करेगा, उसके साथ ही वो और भी क्या करेगा, एमिनो एसिड को भी ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, दीज सब्सटेंसेस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ द रूट, fruits and seeds and to growing organs. The translocation of food and other substances takes place in the sheep tubes with the help of adjacent companion cells, both in upward and downward direction. तो बेसिकली जैसे जाइलम में ट्रैकिडोर वेसल्स मदद करते थे, उसी तरह फ्लोएम में क्या होगा, कंपेनियन सेल और सीप ट्यूब, ये दोनों की मदद से फूड ट्रांसपोर्ट होगा। तो फूड ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, चलिए ये देखते हैं। फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, मेटेरियल्स लाइक सुक्रोज इज ट्रांसपोर्ट इनटू द फ्लोइंग टिश्यू यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी। तो वो क्या होगा, फ्लोएम में क्या करेगा, फ्लोएम टिश्यू जो होगा उसमें क्या होगा, जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज क्या होता है, बेसिकली जैसे ग्लूकोज होता है, आप अभी 10th के कोर्स के हिसाब से आप सिर्फ समझ लीजिए कि सुक्रोज एक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, आप समझ लीजिए वो एक फॉर्म ऑफ शुगर है। ठीक है, सुक्रोज इज ए फॉर्म ऑफ शुगर, एक डाइसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ये सब डिटेल में आप +2 में पढ़ोगे और 12th में पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि दिस इज ए फॉर्म ऑफ शुगर, क्या, सुक्रोज। तो वो क्या करेगा, यूजिंग द एटीपी, एटीपी से क्या करेगा, एनर्जी, हमने पढ़ा था कि एटीपी क्या होता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, और पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है, मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 9th में बहुत आपका फेवरेट टॉपिक है वो। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और एनर्जी करेंसी क्या होता है, क्या होता है, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी से एनर्जी करेंसी जो होता है, वहां पे एनर्जी वो लेगा कौन, वो जो फूड पार्टिकल, जो सुक्रोज है, वो जो शुगर है, वो क्या करेगा, एनर्जी लेगा, और उस एनर्जी के माध्यम से वो क्या करेगा, फ्लोएम टिश्यू में चला जाएगा। फ्लोएम टिश्यू के जाने के बाद वहां पे क्या होगा, फूड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, इसलिए क्या होगा, वाटर मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा वहां पे जाना, तो वाटर क्या करेगा, वहां पे फ्लो होगा। तो देखिए आगे क्या हो रहा है, दिस इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, वहां पे प्रेशर बढ़ने के कारण वो क्या हुआ, वाटर मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है, दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यूज व्हिच हैव लेस प्रेशर, दिस अलाउस द फ्लोएम टू मूव मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड। फॉर एग्जांपल, इन द स्प्रिंग sugar stored in the root stem tissue would be transported to the buds which need energy to grow। तो क्या हुआ, जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया तो वाटर मूवमेंट होना शुरू हो गया। वाटर मूवमेंट होने के साथ ही साथ क्या होता है, वहां पे फूड भी मूवमेंट होना शुरू हो गया। तो क्या हुआ, अभी फ्लोएम टिश्यू के थ्रू फूड को जहां जहां जाना होता है, प्लांट अकॉर्डिंगली क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर उसका अपना रेगुलेट करना शुरू कर देता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर रेगुलेट होने के कारण फ्लोएम के माध्यम से क्या होता है, हमारा जो फूड पार्टिकल्स जो प्रिपेयर्ड हुआ होगा जो फोटोसिंथेसिस के बाद, वो सब सारे फूड पार्टिकल क्या होंगे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट को चला जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जब विंटर में स्प्रिंग में क्या होता है, जो शुगर स्टोर्ड होकर रहता है रूट और स्टेम टिश्यू में, रूट और स्टेम में जो शुगर स्टोर्ड होकर रहता है, वो क्या करेगा, प्लांट के जो बॉड होता है, क्या, जो फूल होने से पहले का जो सिचुएशन होता है वो बॉड होता है। तो बॉड को क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, ज़्यादा फूड चाहिए होता है, तो तब क्या होगा, ये ऑस्मोटिक प्रेशर रेगुलेट होगा, और उसके साथ ही ये जो फ्लोएम जो शूट में, जैसे कि स्टेम हो गया, रूट हो गया, जहाँ पे स्टोर होके रहा होगा फूड, वो सब पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे कहाँ, बॉड की तरफ, जहाँ की फूड की मात्रा ज़्यादा चाहिए होता है, वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू ये क्या करेंगे, शिफ्ट होंगे रूट और स्टेम से कहाँ, फूड के जो फ्लावर के जो बॉड के, ठीक है, तो बॉड के पास वो चले जाएंगे। तो ऐसे होता है फूड ट्रांसपोर्टेशन। तो अभी हमने समझ लिया क्या, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट, दैट इज फूड मटेरियल कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, बाय द यूज ऑफ फ्लोएम, और वाटर एंड मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, बाय द यूज ऑफ जाइलम। हमने ये भी पढ़ा कि ट्रांसलोकेशन होता क्या है, और ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ऑस्मोटिक रेगुलेशन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये सारे चीज हमने पढ़ लिया। अभी चलिए देखते हैं ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीशन कैसे होता है। एक्सक्रीशन का मतलब वेस्ट मटेरियल को
अनवांटेड सब्सटेंसेस को बाहर फेंक देना। जैसे कि हमने पढ़ा था गैसियस एक्सचेंज, जैसे कि हमने पढ़ा था जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो जो हमारे सेल से रिलीज होता है वो क्या करता है, वो बाय द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस वो क्या करते हैं, हम एक्सक्रेट कर देते हैं, गैसियस एक्सचेंज। लेकिन बाकी जो होता है डाइजेशन में हमने पढ़ा था कि थ्रू एनस हम क्या करते हैं, सॉलिडिफाइड और सेमी सॉलिड सब्सटेंस वो निकल जाता है। लेकिन जो वाटरी सब्सटेंस होता है जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, वो सब चीज़ें कैसे निकलेंगे, वो सब चीज़ें कैसे निकलेंगे, बाय द हेल्प ऑफ जो वाटर मूवमेंट, बाय द हेल्प ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू द यूज ऑफ किडनी। तो यहाँ पे क्या होता है, किडनी का काम हम पढ़ने वाले हैं, किडनी कैसे फंक्शन करता है वो देखेंगे, किडनी का स्ट्रक्चर क्या है, किडनी का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सक्रीशन, यहाँ पे देखिए एक्सक्रीशन का डेफिनेशन लिखा हुआ है, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है, जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, वो सारे मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे निकालेंगे हम, वो जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, यूनिसेलुलर तो बहुत ही सिंपल सा है, एक ही सेल में होगा, तो ज़्यादातर उसमें डिफ्यूजन प्रोसेस बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस में क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन चला जाएगा और वैसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे। लेकिन हम जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा क्या, देखिए एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स पूरे डिटेल में पढ़ेंगे हम। देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता क्या है, यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखिए ये हो गया लेफ्ट रेनल आर्टरी। रेनल मतलब जैसे किडनी का दूसरा नाम होता है रेनल। ठीक, तो जो भी किडनी के साथ जुड़ा होगा उसे हम रेनल कहेंगे। जैसे कि रेनल आर्टरी जो कि हमारा हार्ट से डायरेक्टली कनेक्ट होगा, कहाँ पे, रेनल आर्टरी के थ्रू किडनी पे कनेक्ट होगा। ठीक, रेनल आर्टरी। ओके, तो दो किडनी है हमारे अंदर, तो दो किडनी दो तरफ, लेफ्ट जो हार्ट से लेफ्ट किडनी पे जो जाएगा उसे लेफ्ट रेनल आर्टरी कहेंगे और जो राइट को जाएगा उसे राइट रेनल आर्टरी कहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट रेनल आर्टरी हो गया ये। ठीक है, लेफ्ट किडनी, ये देखिए ये होता है किडनी, यहाँ पे एक किडनी, एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, बीन, जैसे बीन जो होता है हमारा जो सीड, तो बीन शेप्ड होता है, तो इसे क्या कहते हैं, ये हो गया राइट किडनी, ये हो गया लेफ्ट किडनी। ठीक, ये हो गया लेफ्ट रेनल वेन, एरोटा जैसे कि हमने पढ़ा था, ये हो गया एरोटा। एरोटा क्या होता है, लार्जेस्ट आर्टरी इन आवर ह्यूमन बॉडी सिस्टम। हो गया एरोटा। नेक्स्ट होता है लेफ्ट यूरेटर, यहाँ पे दो ट्यूब्स जाएंगे किडनी से, एक ये हो गया, दूसरे कलर से यूज करूंगा मैं, ये हो गया लेफ्ट, क्या ये हो गया लेफ्ट, और ये हो गया राइट वाला क्या, यूरेटर। ठीक है, और ये हो गया वेना कावा। वेना कावा क्या है, लार्जेस्ट वेन इन आवर बॉडी। ठीक है, तो ये हो गया वेना कावा और ये हो गया क्या, एरोटा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे क्या होगा, हमारा जो यूरिन होता है वो स्टोर होकर रहेगा। समझ में गया। उसके बाद देखिए यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है, ये एक जो ट्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू क्या होता है, यूरिन निकल जाएगा बाहर। ठीक है चलिए अभी देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए द एक्सक्रीटरी सिस्टम ये कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनी, किडनी एक पेयर होता है, ए पेयर ऑफ यूरेटर्स होता है, ए यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। ठीक, किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, वन ऑन either साइड ऑफ द बैकबोन। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज passes थ्रू द यूरेटर्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड until it is released through the urethra। तो क्या होता है, यूरिन जो होता है वो ज्यादातर स्टोर होकर रहता है कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में। तब जब हमारा एक ऑर्ज होगा, यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यूरिनरी जो ब्लैडर होता है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण वो क्या होगा, वो नर्व के साथ कनेक्टेड रहता है। तो अगर नर्व जो होता है हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड रहता है, तो जब भी वहाँ पे क्या होगा, यूरिन का मात्रा बढ़ जाएगा, यूरिन ज़्यादा हो गया तो क्या करेगा, एक ऑर्ज क्रिएट होगा, एक स्टिमुली क्रिएट होगा, एक स्टिमुली जनरेट होगा, जो कि इम्पल्स सेंड करेगा कहाँ पे, ब्रेन में। तो ब्रेन में वो इंटरप्रेट होगा, फिर वो ऑर्ज होगा कि उसको अभी निकाल लेना है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया, बढ़ गया है, वो जो यूरिन हो गया वो बढ़ गया है, अभी उसके निकल लेना है, तो वो हमारे कंट्रोल में होता है। तो इसलिए हम जब भी यूरिनेट करते हैं, जब भी हम जो जाते हैं टॉयलेट जाते हैं, तो क्या होता है, हम यूरिनेट करते हैं और हमारा मर्जी के हिसाब से होता है वो। ठीक है, कभी कभी डिसेंट्री वगैरह हो गया, कभी कोई डिजीज हो गया, तो वो अनकंट्रोल सिचुएशन हो जाता है, लेकिन वो दूसरा केस है। नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, हमारे कंट्रोल में रहता है
यूरिनेट करना, ठीक है। उसके बाद क्या होगा चलिए देखते हैं। Just as carbon dioxide is removed from the blood in the lungs, nitrogenous waste such as urea और uric acid are removed from the blood in the kidneys. किडनी में क्या होगा, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड अभी मैंने बोल चुका हूं ये कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सक्रीशन हो जाता है हमारे बॉडी से। ठीक उसी तरह क्या होता है, जैसे कि यूरिनेट जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया वो सब कैसे निकलेगा, वो सब बाय द हेल्प ऑफ दिस किडनी, किडनी के थ्रू फिर आके वो यूरिन पे कन्वर्ट होगा, फिर यूरिन से यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड एंड ऑफ द कॉइल ट्यूब नोन एज बुमेन्स कैप्सूल। ये याद रखना है आपको, बुमेन्स कैप्सूल दैट कलेक्ट्स द फिल्ट्रेट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन क्या होता है, यूनिट ऑफ किडनी, किडनी का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है वो होता है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में सारे के सारे काम हो जाता है। तो नेफ्रॉन में एक्चुअली होता क्या है, अगर जूम करके हमें इसे देखें तो ये देखिए, ये होता है एक स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या हुआ, ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी, तो रेनल आर्टरी से क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ब्लड फ्लो होके ये हो गया हमारा बुमेन्स कैप्सूल। इसमें क्या होता है, एक पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, इससे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। समझ में आ गया। तो यहां से क्या होगा, ब्लड जाके फिर फिल्ट्रेट होगा। यहाँ पे ज्यादातर क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि कैपिलरीज हो गया, बहुत सारे कैपिलरीज लगे हुए होंगे। तो कैपिलरीज में क्या होगा, वो फिल्टर होते रहेगा। फिल्टर कैसे होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन होगा और ज्यादातर क्या होगा, फिल्ट्रेट होते रहेगा, ठीक। तो फिल्ट्रेट होने के बाद क्या होगा, जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल रहता है, तो ये क्या करेगा, ये देखिए ये सब ब्लड वेसल से ये सब फ्लो हो रहा है यहाँ पे, और ये जो है ये है कलेक्टिंग डॉट। ये जो कलेक्टिंग डॉट है यहाँ पे क्या होगा, ये सब कलेक्ट करेगा जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल हो गया। और यूरिन जो हो गया, यूरिन का मतलब क्या होता है, 95% तो उसमें वाटर ही रहता है, बाकी जो 5% बच गया उसमें होगा आपका नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, कुछ जो कि अनवांटेड सब्सटेंसेस हो गए, वेस्ट मटेरियल जो भी हो गया वो सब बाकी 5% में होगा। बाकी के जो 95% बचे हुए, जो 95% रह गए तो वो सारे के सारे वाटर में मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सारे जो रेड कलर में दिख रहे हैं ये सब होता है क्या है, ब्लड वेसल से, ब्लड कैपिलरी से आप कह सकते हैं। तो बाकी जो ये जो येलो कलर में दिख रहा है ये होता है कलेक्टिंग डॉट, जो कि हमारा यूरिन कलेक्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा, ब्लड क्या करेगा, जो नाइट्रोजन वेस्ट और कुछ वाटर ये सब क्या होगा, निकल जाएगा कलेक्टिंग डॉट में, और फाइनली वो जाके कहाँ पे गिरेगा, यूरिनरी ब्लैडर पे। तो यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरिनेट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ऐसे काम करता है हमारा किडनी। तो चलिए अब देखते हैं, अगर किडनी फेल हो जाए तो क्या होगा, किडनी फेल हो जाए तो क्या होगा। हम सब ने पढ़ा होगा, हम सब ने देखा होगा न्यूज़ में या कहीं पे कि क्या होता है, किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, एक किडनी अगर खराब हो जाता है तो दूसरे किडनी में भी काम चल जाता है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है कि आसानी से काम नहीं होता है। जो किडनी होता है, जो फेलियर हो जाता है तो दूसरा किडनी, एक किडनी में तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर 2 ही किडनी फेल हो गए तो क्या होगा। तो बचने का तो चांस बहुत ही कम होता है। फिर भी आप क्या कर सकते हैं, कुछ हद तक आर्टिफिशियल किडनी लगा सकते हैं, आर्टिफिशियल किडनी यूज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल किडनी क्या होता है, ठीक उसी तरह जैसे कि हमारा रियल किडनी होता है, आर्टिफिशियल किडनी में बस थोड़ा सा ही अंतर होता है। वो क्या करता है, वो सिर्फ इतना काम कर लेगा आपके लिए कि आपके जो ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट जो पड़ा होगा उसको निकाल लेगा, इतना काम कर लेगा आपके लिए, ठीक है। वही तो चाहिए होता है हमें। तो आर्टिफिशियल किडनी को क्या कहते हैं, यूज करना। और ये जो सारे की सारी जो प्रोसेस हमारे जो किडनी का काम करता है, वो सारे की सारी प्रोसेस को क्या कहते हैं, होमोडायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोडायलिसिस। होमोडायलिसिस क्या होता है, ये जो आर्टिफिशियल किडनी हमने लगाया, ये जो आर्टिफिशियल किडनी हमने जो मतलब एक जो क्लिनिक में जो इंस्टॉल किया गया हमारे बॉडी में, तो कैसे काम करता है, चलिए देखते हैं आर्टिफिशियल किडनी कैसे काम करता है। देखिए आपको मैं इस डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये यहाँ पे लेटा हुआ है, इसका किडनी फेल हो चुका है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे इसका नस में क्या हो रहा है, सुई, देखिए इस सुई से क्या हो रहा है, ये ब्लड फ्लो हो रहा है। ये क्या कर रहा है, देखिए मैं यहाँ पे आपको इस कलर से समझाने की कोशिश करूंगा। ये क्या हो रहा है, ये ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये जो ब्लड क्या होगा, इसमें ये डक्ट में आएगा, और ये इसका नाम क्या है, लाइन फ्रॉम द आर्टरी टू द पंप। ये क्या होता है, आर्टरी से हम निकलेंगे, यहाँ पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सुई,
डालने से क्या होगा, जो आर्टरी होता है उसमें से क्या निकलेगा, हमारा ब्लड निकलेगा, और ब्लड को क्या करेंगे हम पंप कर देंगे, एक पंप के थ्रू क्या करेंगे हम होमोडायलिसिस शुरू करेंगे। होमोडायलिसिस में क्या होगा, हमारा जो ब्लड निकला हुआ था वो ब्लड में क्या होगा, वो नाइट्रोजनस वेस्ट होगा। तो वो जो सारे के सारे वेस्ट मटेरियल थे वो सब वेस्ट मटेरियल को हमें क्या करना है, बाहर निकालना है, बाहर निकाल के फेंकना है। ठीक है, तो वो प्रोसेस कैसे होगा चलिए देखते हैं। तो ये जो हो गया, ये एक येलो कलर का बॉक्स दिख रहा है आपको, ये येलो कलर का बॉक्स ये कुछ भी नहीं है, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ में जो बोतल है इसमें क्या रहता है, फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन। डायलिसिंग सॉल्यूशन मतलब कुछ भी नहीं, ये एक सॉल्यूशन है जिसका प्रेशर, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो लगभग सेम होता है ब्लड के प्रेशर में। हमारा जो निकला हुआ ब्लड होता है उसमें क्या होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट होगा। लेकिन ये जो डायलिसिंग सॉल्यूशन होगा, ये एक सॉल्यूशन होता है, एक केमिकल सॉल्यूशन होता है जिसमें कि हमारा ऑस्मोसिस जो प्रेशर होता है, प्रेशर सेम होगा। क्योंकि अगर प्रेशर सेम नहीं होगा तो क्या होगा, इसका जो लिक्विड होगा ये ब्लड में मिल जाएगा, नहीं तो ब्लड का जो ब्लड जो होता है वो क्या होगा, ब्लड आ जाएगा कहाँ पे, ये सॉल्यूशन में, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, हमारा ब्लड चला गया बाहर, मतलब हम मर जाएंगे। तो ये सब को दूर रखने के लिए, ये जो दोनों का मिलावट ना होने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रेशर समान कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज और हो रहा है, क्या हो रहा है देखिए, एक चीज हो रहा है जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो था वो ब्लड में है लेकिन यहाँ पे नहीं है। तब क्या होगा, डिफ्यूजन होगा किसका, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल का। तो वो जो सारे के सारे जो ब्लड हमारा था, वो ब्लड में जो नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल था वो क्या करेगा, ब्लड से निकल के आ जाएगा किसमें आ जाएगा, डायलिसिस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो देखिए, तो डायलिसिंग सॉल्यूशन में ये जो येलो कलर आप देख रहे हैं इधर, ये सारे के सारे डायलिसिंग सॉल्यूशन है। और ये जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ये जो रेड में दिख रहे हैं आप, ये सारे के सारे ब्लड स्ट्रीम से जो कि ट्यूब में फ्लो हो रहा है। लेकिन वो ट्यूब क्या होता है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरफ काम कर रहा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरफ काम कर रहा है। तो वहां पे क्या होगा, जैसे ही ब्लड फ्लो होता होगा तो ब्लड से जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल थे, वो सारे के सारे नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल क्या करेंगे, वो निकल के वहाँ ब्लड से निकल के वो क्या करेंगे, डायलिसिंग सॉल्यूशन में मिल जाएंगे। फिर क्या होगा, ब्लड हमारे, देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ब्लड फिर क्या होगा, यहाँ पे ऐसे ट्रैवल करके फिर हम क्या कर रहे हैं, ब्लड को हमारे बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो काम क्या हुआ, ब्लड जैसे निकला था वैसे ही एंटर कर लिया हमारे बॉडी में, लेकिन हुआ क्या, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो भी था वो सब बाहर निकल गया और मिल गया कहाँ पे, डायलिसिंग सॉल्यूशन में। फिर क्या होगा, वो जो डायलिसिंग सॉल्यूशन में मिला हुआ था उसको हम एक्सक्रीट कर देंगे। ये देखिए, ये क्या हो गया, यूज्ड डायलिसिंग सॉल्यूशन विथ यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट। तो जो एक्सेस यूरिया हो गया, सॉल्ट हो गया, वेस्ट मटेरियल हो गया, वो सारे के सारे निकल गए वो डायलिसिंग सॉल्यूशन के साथ ही। समझ में आ गया। तो ऐसे होता है हमारे आर्टिफिशियल किडनी का फंक्शनिंग। ठीक है, यहाँ पे एक नोट करने के लिए दिया रहेगा, नो रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व। देखिए किडनी में क्या होता है, हमारा जो रियल किडनी होता है वहां पे क्या होता है, लगभग 180 लीटर्स डेली, 180 लीटर्स डेली फिल्ट्रेशन होता रहता है किडनी में। पर डे 180 लीटर्स किडनी में फिल्ट्रेशन होता रहता है। वो 180 लीटर वाटर कहाँ से आ गया, कहाँ से, हमारे ब्लड, हमारे आप अगर देखोगे तो हमारे ब्लड जो होता है वो हमारे ब्लड में 5 से 6 लीटर या 5 से 5.5 लीटर की तरफ होता है, मैक्स टू मैक्स। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 5 to 6 लीटर के अंदर ही होगा, वो ज़्यादा नहीं होगा। तो वो 5 से 6 लीटर ब्लड को बार बार वो अगर फिल्ट्रेट करता रहेगा तो वो कितना हो जाएगा, 180 लीटर्स हो जाएगा। तो वो क्या करता है, बार बार रीअब्जॉर्ब भी कर लेता है वाटर को, क्योंकि अगर वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, वो बार बार अगर निकालते जाएगा तो क्या होगा, हम बार बार यूरिन करने के लिए टॉयलेट जाएंगे, तो टॉयलेट जाएंगे बार बार हमारे वाटर निकलते जाएगा बॉडी से, और हमें क्या होगा, बहुत पानी चाहिए होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। हम अगर मेंटेन नहीं कर सके तो प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर गड़बड़ी हो जाएगी। तो उससे बचाने के लिए वो किडनी हमारा क्या करता है, 180 लीटर डेली रीफिल्टर करता रहता है, और उसमें से जितना ही बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही कम क्वांटिटी में हो सके तो अनवांटेड सब्सटेंसेस निकालने की कोशिश करता है जितना हो सके। ठीक है, तो 180 लीटर डेली, हाउएवर द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सीडेड इज ओनली ए लीटर और 2 डेली। तो दिन में फिल्टर कितना करता है, वो 180 लीटर के लगभग करता है। लेकिन जो हम यूरिनेट करते हैं कितना करते हैं, हार्डली 1 से 2 लीटर मैक्स, और उससे ज़्यादा नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, बाकी जो इतना जो वो फिल्ट्रेट किया था, अगर वो नहीं करता तो दिन में हम कितना 180 लीटर यूरिनेट करते, तब क्या होता, तब हम सिर्फ टॉयलेट पे ही बैठे रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं करते। ठीक है, तो समझ में आ गया। लेकिन जो आर्टिफिशियल किडनी है वहां पे क्या हो रहा है, ये कोई रीअब्जॉर्ब नहीं कर रहा है बेटा। आर्टिफिशियल किडनी में क्या हो रहा है, वो कोई रीअब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, वो सिर्फ क्या कर रहा है, नाइट्रोजन वेस्ट को निकाल दे रहा है। बाकी जितना हमारा ब्लड था वो सिर्फ उसको
अपने अंदर ही डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल किडनी जो होता है वो उसमें कौन सा रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। समझ में आ गया? ये बस डिफरेंस है आर्टिफिशियल किडनी और हमारा रियल किडनी में। तो चलिए आगे देखते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ये तो हमारा ह्यूमन का एक्सक्रीशन सिस्टम समझ में आ गया। अभी देखते हैं कि ह्यूमन एक्सक्रीशन जो हो गया। अभी देखते हैं प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे होता है। देखिए प्लांट में एक्सक्रीशन बहुत ही डिफरेंट तरीके से होता है। जैसे कि हमने आपको कहा था कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, एक्सेस अगर वाटर हमारे प्लांट में हो गया तो वो क्या करता है, स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है। जैसे जो गार्ड सेल होता है ऐसे ओपन, ये ऐसे था तो ऐसे ओपन हो गया, तो क्या होता है ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, जो एक्सेस वाटर था वो चला गया, इवेपोरेट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, वो अनवांटेड सब्सटेंस से चला गया, मतलब ये हो गया एक एक्सक्रीशन प्रोसेस। और कैसे क्या होता है, रूट के थ्रू भी कुछ चला जाएगा, पानी हो या फिर कुछ न्यूट्रिएंट्स चला जाएगा। और क्या होता है, आप देखे होंगे कुछ महीने में, मतलब क्या होता है कि बहुत सारे प्लांट्स एक ही साथ में क्या करते हैं, पत्ते गिरा देते हैं। तो वो क्या होगा, पत्ते में जो अनवांटेड सब्सटेंसेस होगा वो एक साथ गिर जाते हैं, तो उसी तरह क्या होता है, एक्सक्रीशन हो जाता है। और क्या होता है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जैसे हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है बाहर, तो वो भी एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया। और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रात को रिलीज होता है, एक्सेस वाटर ट्रांसपिरेशन पे हो जाता है। और क्या होता है, डेड सेल्स जो होता है प्लांट में, आप सब लोग पढ़े हुए हैं, जो स्किन होता है जो बहुत ही बल्कि होता है, वो सब क्या होता है, डेड सेल होता है प्लांट में, तो वो भी तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है प्लांट की। जैसे जो गम है, जो लैटेक्स है, वो सब भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है। तो ये सब वेराइटीज ऑफ वेस है जिसके थ्रू प्लांट क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है। ठीक तो मेनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर आल्सो स्टोर्ड इन द सेलुलर वैक्यूल्स। सेलुलर जो वैक्यूल्स हमने पढ़ा है, सेल में जो वैक्यूल्स होता है वहां पे भी क्या करता है प्लांट, अपने कुछ वेस्ट मटेरियल को स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो ये सब वेराइटीज ऑफ एक्सक्रीटरी वेस है जिसके थ्रू प्लांट क्या करता है, अपना एक्सक्रीशन पूरी करता है। वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन रेजिन्स एंड गम्स, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम। तो ये सब डिफरेंट प्रोसेस है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्गन डोनेशन हो रहा है। ऑर्गन डोनेशन क्या होता है, एक डोनर होता है और एक रेसिपेंट होता है। डोनर क्या करेगा, अपना ऑर्गन देगा। अगर जिंदा रहने, मतलब जिंदा होते हुए अगर देना चाहे तो कुछ यहाँ पे दिखा है, देखिए जैसे कि किडनी हो गया, पार्ट ऑफ ए लिवर हो गया, लंग्स हो गया, ये सब क्या कर सकता है, एक जिंदा आदमी दे सकता है। क्योंकि देखिए लिवर एक रीजनरेटिव ऑर्गन होता है। अगर कुछ हद तक कुछ पार्ट्स अगर वहां से निकाल के दूसरे को दिया जाए तो वहां पे जो रिसिपेंट है उसके अंदर वो पूरी तरह डेवलप हो जाएगा, और जो डोनर था जिसका कटा हुआ था वो भी पूरी तरह डेवलप हो जाएगा। तो एक रीजनरेटिव ऑर्गन होता है लिवर, तो आसानी से दे सकते हैं लिवर। ठीक उसी तरह क्या होता है किडनी क्या होता है, एक किडनी आप दूसरे को दे सकते हो, सो दैट आप एक किडनी में बचोगे और वो भी एक किडनी में बचेगा। ठीक है, तो आप किडनी भी ट्रांसप्लांट कर सकते हो। ठीक है, एक दूसरे को दे सकता है। लंग्स भी ठीक उसी तरह काम करता है। ठीक है, और अगर मर जाने के बाद, जैसे कि ब्रेन डेड हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, ठीक उसके बाद क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ट्रांसप्लांट होता है। कॉर्निया में कैसे, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आंखों में प्रेजेंट होता है। किडनी दे सकते हैं, हार्ट दे सकते हैं, लिवर, पैनक्रियास, लंग्स, इंटेस्टाइन्स, बोन मैरो, ये सब आप क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हो। ठीक है, तो ऑर्गन डोनेशन एक बहुत ही बेहतरीन काम है, बहुत ही पुण्य काम है, तो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, अभी बहुत समय बाकी है। ठीक है, जिंदगी बहुत लंबी है दोस्तों। ठीक, तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और हमारा चैप्टर भी आज ख़त्म हो गया, लाइफ प्रोसेस। तो थैंक यू।